हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग अगेन। सभी का वेलकम है, आप सभी प्यारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। तो चलिए फर्स्ट ट्यूटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। कवर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं पढ़ूंगा और आप देखेंगे, वो तो हो रहा है ना हर जगह। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, मैं आपको असिस्ट करूंगा और बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे आप एग्जाम में RC को अप्रोच करते हैं। जहां आप फंसोगे, जहां असिस्टेंट चाहिए होगी, वहां सर आपके साथ है। मेरा नाम है अमन बहल और वो कैब को भी साथ साथ कवर करना है, कहानियों के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, ताकि वो दिमाग में बिना रट्टा मारे बैठ सके। बीच बीच में ग्रामर के रूल्स आएंगे, उनको मैं लॉजिकली समझाऊंगा मैथ्स के फॉर्मूला की तरह। तो चलिए पूरा ये पैकेज की तरह क्लास है। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। शाम को 7 बजे के आसपास ये क्लास आपको रोज मिलती है। चलिए, कह रहा है द लॉस्ट मैसेज। देखिए, मैसेज का मतलब होता है संदेशा और लॉस्ट ये है लूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। लूज का मतलब होता है खो देना, लॉस्ट का मतलब है खोया हुआ। कह रहा है एक ऐसा संदेशा आया सरकार की तरफ से जो खोया हुआ है। खोया हुआ इस तरीके से है कि जिसको वो जाना था उस तक पहुंचा नहीं, और जिस तरीके से वो दिया गया था वैसा वो सुनने में लगा नहीं। ऐसा संदेशा, ऐसा मैसेज जो आपने कहने भर को दे दिया लेकिन सामने वाले ने सुना ही नहीं, वो कहलाता है लॉस्ट मैसेज। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। देखिए, लूज वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, और कोई भी वर्ब जब थर्ड फॉर्म में बदली जाती है और किसी नाउन के आगे चिपका दी जाती है तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे कोई भी वर्ब ले लो, मान लीजिए वर्ब ले लो आप ब्रेक। ब्रेक का मतलब है तोड़ना। थर्ड फॉर्म क्या है जी? सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब ये ब्रोकन वर्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी नाउन के आगे लगा दो। मान लीजिए टेबल के आगे लगा दूं तो ब्रोकन टेबल का मतलब है टूटी हुई टेबल। ब्रोकन चेयर मतलब टूटा हुआ चेयर। तो ऐसे ही याद रखें, निशानी इसकी ये होगी कि इसके आगे एक नाउन रखा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। बस हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब लग गई तो फिर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है। चलिए, कह रहा है जी अश्योरेंसेज ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज मस्ट गो बियॉन्ड सिंबॉलिज्म। कह रहा है जो अश्योरेंसेज हैं या जो भरोसे हैं, अश्योरेंस क्या होता है? किसी को गारंटी देना, भरोसा देना कि ये अच्छा होगा, है ना, इसको अच्छे से करेंगे। कह रहा है ये सारे वादे, सारे भरोसे स्टेट की प्रोटेक्शन के या सरकार की तरफ से हिफाजत के। और किसकी होगी हिफाजत? माइनॉरिटीज की, ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक हैं भारत में। कह रहा है ये भाषण, सारे जो है भरोसों को जाना ही चाहिए, गो बियॉन्ड, जाना ही चाहिए पार सिंबॉलिज्म के या प्रतीकात्मक भाषा के। सिंबॉलिज्म क्या होता है? काम आपने किया नहीं, बस ऐसा इशारा सा कर दिया बॉडी लैंग्वेज से कि ये काम मैं कर चुका हूं, तो ये कहलाता है सिंबॉलिज्म। जैसे आपको भूख लगी है और आपने पेट पे हाथ फैला दिया, है ना, मम्मी के सामने, तो आपने सिंबॉलिक वे में बता दिया कि मुझे भूख लगी है। हो सकता है आपको भूख ना लगी हो सकता है लगी भी हो, लेकिन हाथ घुमा करके आपने ये बता दिया ना मुझे लगी है। अंग्रेजी में इसको सिंबॉलिज्म बोलते हैं। कभी कभी ये दूसरे को छलने के लिए या मिसलीड करने के लिए भी यूज होता है। तो अश्योरेंस देना भी सरकार की तरफ से एक सिंबॉलिज्म की तरह है अगर सच में देश में माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। चलिए, अश्योरेंसेस की वर्ब है मस्ट गो बियॉन्ड। गो बियॉन्ड करना यानी कि पार जाना, और इसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वन वर्ड है, ट्रांसेंड। ठीक है, ट्रांसेंड किसी चीज का, एक है ना, स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह पे पार चले जाना। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब दिखाता हूं मैं। 5 वर्ड्स हैं अपने पास और वोकैब का नया फॉर्मेट है जिसमें हर वर्ड की एक पिक्चर होगी जिससे आप उसको रिलेट कर पाएंगे, है ना, निमोनिक के साथ। उसी के साथ में देखिए, एज एन एस्पिरेंट आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक एक हाउस होल्ड नेम की तरह है। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें हजारों एग्जाम्स के लाखों मॉक टेस्ट आपको एक साथ एक सिंगल पैक में मिल जाते हैं। लेकिन अब टेक्स्ट बुक पे सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं, आप अपने एग्जाम्स की कर सकते हैं पूरी प्रिपरेशन। इस नए सुपर पास के अंदर, जो कि एक लाइव पास है, इसमें आपको मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 375 गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे रिकॉर्डेड और लाइव बैचेस आपको मिलेंगे, पसंदीदा टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए। अब ये लाइव बैचेस चाहे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप देखना चाहें, इसमें सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं, मेजर वाले, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज और स्टेट एग्जाम्स भी।
इस नए सुपर पास को अवेल कर सकते हैं आप न्यू ईयर के मौके पे डिस्काउंटेड प्राइस पे। इसमें वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा मिल रही है 12 की जगह 18 महीने की। सुपर पास को अवेल करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा इसका लिंक। जो भी प्राइस दिखाए उस पर कूपन लगाना है आपको YT10। इस कूपन को लगाते ही आपका प्राइस कट के हो जाएगा 899 रुपीज। इस पास को आप ट्राई भी कर सकते हैं ट्रायल वर्जन में, लिंक दिया गया कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के। ऑलराइट, पहला वर्ड अपने पास आज का इंटिमिडेशन। देखिए ये वर्ड जो है ना बना है टिमिड नाम के वर्ड से। टिमिड एक रूट है अंग्रेजी में। टिमिड का मतलब होता है डरा हुआ या लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला। कभी कभी आपने कुछ ऐसे बच्चे बड़े भी देखे होंगे जो बहुत कम बोलते हैं, संकोची होते हैं, खुल के हंसते भी नहीं है, डरे हुए रहते हैं, पलट के जवाब नहीं देते। ऐसे लोगों को अंग्रेजी में बोला जाता है टिमिड, अपने आप को एक्सप्रेस ना करने वाले। अब वहीं से वर्ड बनाया गया। टिमिड अगर आप हैं तो आप संकोची या डरे हुए आदमी हैं। अगर आपको इंटिमिडेट किया जा रहा है तो आपको टिमिड बनाया जा रहा है, यानी आपको डराया जा रहा है। और इंटिमिडेशन का मतलब होता है डरावा, किसी को धमकी, किसी को, है ना, इस तरह की थ्रेट्स। द एक्ट ऑफ यूजिंग फियर और थ्रेट्स। चलिए, डरावे के, धमकावे के सारे सिनोनिम्स हैं अंग्रेजी में। बुलिंग, कोअर्शन, थ्रेट्स। और इसके एंटोनिम्स हैं जी अश्योरेंस और एनकरेजमेंट। अश्योरेंस एनकरेजमेंट में तो आप सामने वाले को बढ़ावा देते हो, उसको तो हिम्मत देते हो, तो ये डरावे का बिल्कुल उल्टा है। इंटिमिडेशन हैज नो प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डरावे धमकावे का कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है एक सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक सोसाइटी में। चलिए, वोकैब शीट आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। अगला वर्ड अपने पास आज का प्रैग्मेटिज्म। देखिए ये वर्ड बना है प्रैग्मेटिक से, और प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। याद रखने की ट्रिक ये है, इसको प्रैक्टिकल मैजिक को बोलते हैं अंग्रेजी में प्रैग्मेटिक। प्रैक्टिकल समझते हैं ना, व्यवहारिक, मैजिक यानी जादू। जब आप किसी चीज में व्यवहारिकता का जादू बिखेर देते हैं तो वो चीज प्रैग्मेटिक होती है, यानी व्यवहारिक होती है। और वहीं से वर्ड बनाया गया है प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकता आपकी या प्रैक्टिकलिज्म। चलिए, इसका मीनिंग थोड़ा सा रह गया, पीछे वाले का कॉपी हो गया, अलग कर देंगे इसको, बाद में सही कर देंगे। सिनोनिम है इसके रियलिज्म, प्रैक्टिकलिटी या एक्सपीरियंस। और प्रैग्मेटिज्म का बिल्कुल उल्टा होता है जी सिद्धांतवाद, जिसमें आप बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं होते हो। वक्त कुछ और कह रहा है, मौका कुछ और कह रहा है, जरूरत कुछ और है, लेकिन आपके सिद्धांत बीच में आ गए। तो आइडियलिज्म जो है वो प्रैग्मेटिज्म का बिल्कुल उल्टा है। लीडर्स शुड डिमॉन्स्ट्रेट प्रैग्मेटिज्म। बड़े नेताओं को व्यवहारिकता दिखानी चाहिए। और कब? वाइल डीलिंग विद मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस। जब वो डील विद कर रहे हो ऐसी मोमेंट से, ऐसे पलों से जो क्राइसिस का है या कोई तूफान आपत्ति का है। चलिए, निमोनिक साथ में ढूंढ करके लाता हूं मैं, बना करके, जितने हो सके बिठाना दिमाग में इसी तरीके से। अगला वर्ड अपने पास वैंडलिज्म। देखिए ये वर्ड लिटरली बनाया गया है वैंडल नाम के वर्ड से। वैंडल का मतलब होता है ऐसा एक आदमी, हाथ में जिसके लाठी हो, है ना, कोई क्लब हो बेसबॉल का, और इधर उधर जो है चीजों को ठोकता हुआ जा रहा है। बिजली के खंभे तोड़ दिए, किसी की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। देखे होंगे ना इस तरह के लोग, आपने सुने होंगे, फिल्मों में देखे होंगे। तो ये होते हैं बदमाश लोग, वैंडल लोग, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। और वहीं से वर्ड बनाया गया है वैंडलिज्म, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का एक्ट, डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। चलिए, वैंडलाइज नाम की वर्ब से वैंडल और वैंडलिज्म को कनेक्ट करके रखना। जब ये काम किया जाता है तब ये वैंडलाइज बन जाता है वर्ब फॉर्म में। एक्ट की बात होती है नाउन फॉर्म में, तब ये वैंडलिज्म बन जाता है। द पार्क वॉज क्लोज्ड आफ्टर अ माइंडलेस एक्ट ऑफ वैंडलिज्म। पार्क को जो है क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जब एक मूर्खता भरा एक्ट हुआ वहां पे वैंडलिज्म का या तोड़फोड़ का। तोड़फोड़ बोल सकते हैं इसको। चलिए, तोड़फोड़ के सिनोनिम भी है सारे, रैकेज, सैबोटाज, डिफेसमेंट, डैमेज, डिस्ट्रक्शन। और उल्टा क्या होता है तोड़फोड़ का? चीजों को संवारना, प्रेजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस, कंजर्वेशन। चलिए, एक और वर्ड अपने पास आज की क्लास में आएगा, स्पूरियस। और इसको याद रखना बहुत आसान है। ऐसी चीज स्पूरियस होगी जिसकी प्योरिटी सस्पिशियस है। सस्पिशियस प्योरिटी वाली चीज होगी स्पूरियस। मान लीजिए दूध है आपके सामने, दूध वाले ने रख के दिया हुआ, आपको पता है इसमें पानी है, उसकी प्योरिटी आपके दिमाग में सस्पिशियस है, लेकिन दूध वाला कह रहा है दूध एकदम साफ है। तो ऐसी चीजें जो देखने में लगती हैं कि बिल्कुल जेन्युइन है लेकिन अंदर से नकली होती हैं, सस्पिशियस उनकी प्योरिटी होती है, कहलाती हैं स्पूरियस। याद रहेगा इस तरीके से। नॉट जेन्युइन या नॉट ट्रू थिंग्स को बोलते हैं स्पूरियस। फेक या मिसलीडिंग थिंग को बोलते हैं स्पूरियस। फॉल्स, बेसलेस, फैब्रिकेटेड, बोगस, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। स्पूरियस का बिल्कुल उल्टा क्या होगा? जो जेन्युइन हो
ऑथेंटिक हो, रियल हो, वैलिड हो, लेजिटिमेट हो, क्रेडिबल हो। द आर्ग्यूमेंट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन स्पूरियस क्लेम्स। इस आर्ग्यूमेंट को, इस दलील को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यह आधारित थी एक मिसलीडिंग, स्पूरियस या झूठे दावे पे, और किसके बजाय, रादर देन बजाय सॉलिड एविडेंस के, मजबूत एविडेंस के। चलिए, स्पूरियस मेडिसिन, ये वर्ड आप फ्रेज बार बार यूज होता हुआ देखेंगे। नकली दवाएं जो देखने में असली लगती हैं, होती अंदर से नकली। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास, शैलो। ये बच्चा देख रहे हो आप पानी में, इसके पांव का घुटना भी अंदर तक नहीं गया पानी के। इस पानी को बोलते हैं छिछला पानी, जो गहरा ना हो, और छिछली चीजों को अंग्रेजी में बोलते हैं शैलो। अब जरूरी नहीं है शैलो सिर्फ पानी ही हो। मान लीजिए कोई पढ़ाई करवा रहा टीचर आपको, आप पढ़ाई कर रहे हो, साथ में आपने इंस्टाग्राम खोल रखा है, तो वो पढ़ाई भी आपकी शैलो है। मैं आपको पढ़ाई करा रहा हूं, कुछ बता नहीं रहा हूं ठीक से, तो मेरा टीचिंग भी शैलो है। तो शैलो कोई भी चीज हो सकती है जो डिटेल्ड ना हो, जिसमें गहराई ना हो। याद रखने का तरीका क्या है, शैलो वो चीज होती है जिसमें खाली शो यानी दिखावा ही अलाउड होता है। पढ़ाई हो रही है दिखाने के लिए, है ना। चलो, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। समथिंग दैट इज अलाउड ओनली फॉर शो, या शो इज ओनली अलाउड इन समथिंग इज कॉल्ड शैलो। चलिए, सुपरफिशियल, ट्रिवियल, हॉलो, कर्सरी, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। कर्सरी वर्ड को जरूर ध्यान रखना। आधे मन से किया गया काम जो जल्दबाजी में होता है, बस करना है, ऐसे कामों को बोलते हैं कर्सरी। उल्टा क्या होगा शैलो का, डिटेल्ड, डीप या थॉरो। द आर्टिकल प्रेजेंटेड अ शैलो एनालिसिस ऑफ द इशू। ये आर्टिकल प्रेजेंट करता था एक ऊपर ऊपर का एनालिसिस, एकदम छिछला सा एनालिसिस पूरे मामले का। चलिए, वोकैब हो गई आज की। अगेन इसको डाउनलोड कर लेना, ये आप ही लोगों के लिए बनाई गई है ना। ये क्यू कार्ड से बन जाएंगे, बाद में इनको प्रिंट निकाल लो, सेव कर लो, एक साथ भी दे देंगे आपको इकट्ठी करके। अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दे। समरी ये है कि इस बार क्या हुआ, क्रिसमस पे हमारे पीएम चर्च के अंदर जाके पूरी सर्विस करके आए। सर्विस का मतलब होता है जैसे हिंदूज में पूजा होती है, मुस्लिम्स में इबादत होती है, तो क्रिश्चियंस जो है संडे को जाकर के सर्विस देते हैं गॉड के सामने, है ना, पूजा करते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन पीएम, खास करके नरेंद्र मोदी जी, चर्च के अंदर गए हो। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये जो काम हुआ है ना चर्च में जाने का, ये सिंबॉलिज्म के जैसा है, बिल्कुल वैसा जैसे कि कोई बच्चा पेट पे हाथ फिरा रहा हो कि उसे भूख लगी है, एक्चुअल में शायद नहीं लगी है उसको। वैसे ही अगर आप चर्च में गए हो लेकिन क्रिश्चियंस पे जो है क्रिसमस के दिन हमले हो रहे हैं पूरे भारत में, तो आपका चर्च में जाना सिर्फ सिंबॉलिज्म की तरह है। ये मैसेज बिल्कुल लॉस्ट है। अगर पीएम चर्च में जाकर के गॉड को अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहा है, तो देश में क्रिश्चियंस के ऊपर हमले तो नहीं होने चाहिए, कम से कम क्रिश्चियन जो है क्रिसमस के दिन। तो आज की टोन है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है इस सिंबॉलिक मैसेज को। अब आर्टिकल को शुरू करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, वीडियो को आराम से करना है पॉज। पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाओ, जितना पढ़ सकते हो, मीनिंग निकाल सकते हो निकालो, फिर अपने साथ में मिलकर पढ़ते हैं। ऑलराइट, मैं शुरू कर रहा हूं, वीडियो आप पॉज कर लेना, पॉज बटन है आपके पास, है ना। कह रहा है जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पार्टिसिपेशन इन अ क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस ऑन December 25 at the Cathedral Church of the Redemption in the national capital Delhi was one that was noticed globally। कह रहा है जी, पीएम मोदी साहब जो हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन यानी योगदान या भागीदारी, कह रहा है पीएम साहब की जो भागीदारी थी, जो उनका शरीक होने का काम था क्रिसमस की मॉर्निंग की सर्विस में या फिर प्रेयर में, इबादत में, पूजा में, जो हुई है दिसंबर 25 को। और कहां हुई है, अब ध्यान से देखो इस कोमा को, इस कोमा के बीच जगह बताई गई है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। ये पूरा का पूरा काम हुआ है जी कैथीड्रल चर्च में। इसका पूरा नाम है कैथीड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन, और जो है दिल्ली के अंदर नेशनल कैपिटल में। कह रहा है पीएम साहब का शरीक होने का काम इस पूजा में क्रिसमस के दिन, ये एक ऐसा काम था, ये एक ऐसी चीज थी जो नोटिस की गई पैसिव वॉइस लगा करके पूरी दुनिया में। समझ गए, बड़ा सिंपल सेंटेंस है। पार्टिसिपेशन सब्जेक्ट है, ग्रीन कलर में सारे सब्जेक्ट्स, सारे नाउन्स आपको ग्रीन में मिलेंगे। वर्ब है इसकी वॉज। दैट आया है वन के लिए, वन आया है पार्टिसिपेशन के लिए, दैट की वर्ब है वॉज नोटिस्ड। एक्टिव पैसिव जरूर देखा करो। इसको नोटिस किया गया था, पार्टिसिपेशन ने किसी को नोटिस नहीं किया, पार्टिसिपेशन को देखा गया था पूरी दुनिया में। कह रहा है जी, मिस्टर मोदी हैज होस्टेड और विजिटेड Christian leaders or institutions during festivals, but taking part in a complete worship service at a church
वॉज अ फर्स्ट फॉर हिम। कह रहा अब ऐसा नहीं है मोदी जी कभी गए नहीं चर्च। मोदी साहब जो हैं वो या तो कर चुके हैं होस्ट यानी मेजबानी, या फिर वो खुद जा चुके हैं मेहमान बन के विजिट कर चुके हैं। और किसको? कई सारे क्रिश्चियन लीडर्स को, जो पॉप होते हैं वेटिकन में, है ना, सबसे जाके मोदी जी मिले हैं या उनको बुलाया है। या फिर कई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को, चर्चेस को फेस्टिवल्स के दौरान। कह रहा है ये काम पहले हो चुका है। कह रहा है लेकिन टेक पार्ट करना, पार्टिसिपेट करना, शरीक होना, और किसमें? एक पूरे पूजा के सर्विस में, सेशन में, एक चर्च के अंदर, वो एक फर्स्ट था या पहली दफा होने वाली कोई चीज थी फॉर हिम, मोदी के लिए, भारत के पीएम के लिए। आया समझ में सेंटेंस? स्ट्रक्चर देखो, मिस्टर मोदी की दो वर्ब्स हैं, मोदी हैज होस्टेड एंड मिस्टर मोदी हैज विजिटेड। दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं और से, या तो वो बुला चुके हैं या खुद मिलने जा चुके हैं। किन से? क्रिश्चियन लीडर से, फेस्टिवल्स के दौरान, कभी ईस्टर पे, है ना, कभी क्रिसमस पे। चलिए, टेकिंग पार्ट करना, शरीक होना, किसी चीज में शामिल होना, वर्ब है इसकी वॉज। ये अ फर्स्ट, ये फ्रेज आप अंग्रेजी में बहुत बार देखेंगे। अ फर्स्ट का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो पहली बार हुआ हो, समथिंग हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे इन अ फर्स्ट इंडिया हैज स्टार्टेड डिपोर्टिंग इलीगल इमिग्रेंट्स। पहली बार होने वाली एक घटना में, इन अ फर्स्ट, पहली बार होने वाली एक घटना में भारत ने शुरू कर दिया है घर वापसी करना, डिपोर्ट करना इलीगल तरीके से आए हुए इमिग्रेंट्स को बाहर के देशों से। चलिए, तो इस तरीके से ये यूज होता हुआ देखेंगे। जब मैं बताता हूं ना, यही सेंटेंस आपको कल की क्लास में मिल जाएगा, इन ए फर्स्ट लिखा हुआ। ये बड़े शानदार वाले फ्रेजेस हैं जो सीधे सीधे डिक्शनरी में देख करके समझ में नहीं आते। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाओ। अब थोड़ा सा फोकस करना ग्रामर पे, देखते जाओ और पढ़ते जाओ। कह रहा है मिस्टर मोदी ऑल्सो शेयर्ड ग्रीटिंग्स एंड गुड विशेस फॉर पीस, कंपैशन एंड हार्मनी ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट। कह रहा है मोदी साहब ने साथ ही साथ शेयर भी किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई मोदी साहब ने और शेयर कर दिया। और क्या? एक तो ग्रीटिंग्स यानी बधाइयां, गुड विशेस यानी शुभकामनाएं, और किसके लिए? पीस के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, कंपैशन के लिए यानी कि सौहार्द के लिए, हार्मनी के लिए यानी कि एकता के लिए। अब हिंदी में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है मेरा, मीनिंग आपको मोटे मोटे पता होंगे। तो इन सब चीजों के लिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कुछ ना कुछ किया। अब ये सारा काम इन्होंने कैसे किया? इन्वोकिंग द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन्वोक करते हुए, जगाते हुए, साइड करते हुए, हवाला देते हुए जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स का, ईसा मसीह की टीचिंग्स का। चलिए, मोदी की वो है अगेन शेयर। कंपैशन यानी आपको दूसरे आदमी के लिए पैशन है, उसके साथ आपको उसके लिए सहानुभूति है। हार्मनी का मतलब होता है सबके लिए प्यार, अंदर सबके लिए, है ना, यूनिटी। कह रहे जी अमिड न्यूमरस रिपोर्ट्स ऑफ इंटिमिडेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन एंड इवन प्रायर टू दैट मिस्टर मोदी's church visit was meant as a gesture। लंबा सेंटेंस, इतना ही पढ़ो, बाकी का जोड़ देंगे। कह रहे जी अमिड यानी इस चीज के मिड में, यानी इन चीज के चलते हुए। अच्छा, किसके चलते हुए? न्यूमरस यानी बहुत सारी, रिपोर्ट्स की, जो है डराने की, धमकाने की, इंटिमिडेशन की, और हिंसा की या वायलेंस की। और किसके खिलाफ? क्रिश्चियंस के खिलाफ। और कब? क्रिसमस के दौरान। कह रहा है जी ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स के चलते इनके अमिड, और कह रहा है यहां तक कि इवन क्रिश्चियन से पहले भी, प्रायर टू बी दैट, इनके चलते हुआ ये कि जो मिस्टर मोदी साहब है ना, इनकी चर्च की विजिट ये मेंट थी, इसका ये मीनिंग निकाला गया था कि ये एक जेस्चर है, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है। जेस्चर क्या होता है? वही पेट पे हाथ फैलाना। बोल नहीं रहे हो आप, बॉडी लैंग्वेज से बता रहे हो। तो ये एक मोदी साहब का एक बॉडी लैंग्वेज है या एक जेस्चर है। और किस चीज का? अब ऑफ लगा के जोड़ दिया, जेस्चर ऑफ रीअश्योरेंस, ये भरोसा दिलाने का जेस्चर है फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। और कहां पे? इन इंडियाज डाइवर्स सोशल लैंडस्केप, भारत के विविध प्रकार के सोशल लैंडस्केप में, सामाजिक परिवेश में। तो भारत में हर धर्म के लोग मिलेंगे आपको, मुस्लिम्स भी, क्रिश्चियंस भी, हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। तो मोदी साहब का विजिट जाने का जो काम है ना चर्च के अंदर, देख के लगता है कि मोदी साहब ने एक बॉडी लैंग्वेज से जेस्चर दिया है कि हम सभी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे फिर कितना भी वायलेंस हो जाए, क्रिश्चियन जो है क्रिसमस वाले दिन या फिर उससे पहले भी। चलिए, मोदी की विजिट की वर्ब है वॉज, द विजिट वॉज मेंट, विजिट का ये मीनिंग था। जेस्चर आपने देख लिया, इशारा।
डाइवर्स यानी जो नाना प्रकार का हो, विविध प्रकार का हो, इसको वेरियस भी बोलते हैं, जिसमें सभी तरह के लोग मिल करके रहते हो, ऐसे चीज को बोलते हैं डाइवर्स। लैंडस्केप का मतलब होता है बैकग्राउंड, सोशल यानी सामाजिक। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवा दें आपको। इंटिमिडेशन वर्ड देख लेना जरूर से, डरावे धमकावे या बुलिंग को बोलते हैं इंटिमिडेशन, जिसमें आप किसी को टिमिड बना दो या डरा हुआ बना दो। कॉन्सेप्ट ये है जी, कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने, ये है एडजेक्टिव की एब्सोल्यूट कंपैरेटिव डिग्रीज। एब्सोल्यूट का मतलब है इनकी कोई पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये अपने आप में ही डिग्री है और कंपैरेटिव ही है। मान लीजिए एडजेक्टिव है, उसकी 3 डिग्रियां होती हैं, गुड है ना, फिर बेटर, फिर बेस्ट, तो 3 डिग्री है गुड की। लेकिन ये कैसे हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं, ना इनकी कोई पॉजिटिव ना इनकी कोई सुपरलेटिव। और इनकी खास बात है, कंपैरेटिव डिग्री होने के बावजूद ये अपने बाद में देन नहीं लेते हैं, ये लेते हैं टू। तो कौन कौन से हैं, सीनियर जूनियर, सुपीरियर इंफीरियर, अंटीरियर पोस्टीरियर और प्रायर। सीनियर यानी जो आपसे आगे है, जूनियर जो आपसे पीछे है, सुपीरियर जो अच्छा है आपसे, इंफीरियर जो आपसे खराब है, एंटीरियर यानी सामने वाला, गाड़ी के इंटीरियर में उसका इंजन होता है, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला, गाड़ी के पोस्टीरियर हिस्से में उसका डिक्की होता है ना, ट्रंक होता है, प्रायर यानी पहले। तो अब इसको आप टेक्निकली देखो कैसे बनेगा। द न्यू थीम वॉज सुपीरियर देन द ओल्ड वन। नई थीम जो थी वो सुपीरियर थी या बेहतर थी पुरानी वाली से। अब सुपीरियर लग गया, बेहतर की बात हो रही है, तो क्या करना है भाई, देन का इस्तेमाल मत करो। ये 6-7 ही तो हैं खास एडजेक्टिव्स, ये क्या लेते हैं अपने बाद, टू लेते हैं। द न्यू थीम वॉज सुपीरियर टू द ओल्ड वन। चलो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझा समझा करके टाइम लगा के बता रहा हूं ताकि दिमाग में बैठे। अब एक क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई दो, यही फॉर्मूला लगेगा। और ध्यान देना, इसमें एक नहीं, इसमें 2 एरर्स हो सकती हैं। प्रायर देन द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न इमेजिंग, diagnostic accuracy was quite inferior than today's standards। इन्वेंशन से पहले, मॉडर्न इमेजिंग के इन्वेंशन से पहले, सिटी स्कैन मशीन के डायग्नोस्टिक की जो एक्यूरेसी थी, जांच की जो एक्यूरेसी थी, वो बहुत खराब हुआ करती थी आज करके स्टैंडर्ड्स के मुकाबले। सही करके कमेंट्स में डालना, होपफुली सबका सही होगा, गलत होगा तो आपको जरूर फीडबैक देंगे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाओ। कह रहा है जी, सच, खुद से रीडिंग देना, सच सिंबॉलिज्म of governors participating in diverse traditions has been a feature of political pragmatism and also a genuine reflection of the syncretism। कह रहा है ये जो सिंबॉलिज्म है, इशारापंती है, जैसे बच्चा बस वो बताया ना, बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। ये जो शोबाजी का काम है, सिंबॉलिज्म का काम है बड़े बड़े गवर्नर्स का। गवर्नर कौन आदमी होगा, अब यहां पे राज्यपाल की बात नहीं हो रही, कोई भी बड़ा नेता जो देश को गवर्न करे, पीएम, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी अपने आप में एक गवर्नर ही है। कह रहे ये जो इशारापंती है, इशारेबाजी का काम है, दिखावे का काम, बड़े बड़े हस्तियों के द्वारा, गवर्नर्स के द्वारा और उनके पार्टिसिपेट करने के द्वारा, और किसमें, भारत के नाना प्रकार के ट्रेडिशंस में। ये काम जो है ना, ये सिंबॉलिज्म का ये रहा है एक बड़ा ही खास फीचर या गुण भारत में पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म का या फिर राजनीतिक व्यवहारिकता का। और साथ ही साथ ये एक जेन्युइन रिफ्लेक्शन भी रहा है, सच में ये एक हकीकत वाली परछाई भी रहा है सिंक्रेटिज्म की या फिर यूनिटी की। सिंक्रेटिज्म भी एक अच्छा वर्ड अंग्रेजी में, यूनिटी बोलते हैं, एकता। और कौन सी यूनिटी है, दैट करेक्टराइजेस इंडियन नेशनहुड, जो करेक्टराइज करती है, जो करेक्टर बताती है भारत के नेशनहुड का या फिर राष्ट्रीयता का। तो ऐसा नहीं है मोदी साहब ने पहले ऐसा काम करने वाले पीएम है, कभी मोरारजी देसाई ने भी किया होगा कुछ, कभी नेहरू जी ने भी किया होगा कुछ, इंदिरा गांधी ने भी किया होगा। तो हमारे देश में गवर्नर्स इस तरह के काम करते ही हैं, लेकिन उनके रीजन होते हैं 2। एक तो वो दिखाते हैं कि राजनीतिक तौर पे हम बड़े व्यवहारिक आदमी हैं, किसी एक पार्टी रिलीजन से जुड़े नहीं हुए, सबके गवर्नर हैं हम। और दूसरा, कभी कभी उनके दिल में सच में भी प्यार होता है देश के डाइवर्स कल्चर को लेकर के। सिंबॉलिज्म की वो हैज बिन, प्रैग्मेटिज्म आपने देख लिया, व्यवहारिकता को बोलते हैं। नेशनहुड का मतलब है राष्ट्रीयता, दैट आया है सिंक्रेटिज्म के लिए, सिंक्रेटिज्म यानी यूनिटी, दैट की वर्ब है करेक्टराइज। करेक्टराइज करना, किसी चीज का चरित्रण करना, उसके करेक्टर को बताना। कह रहा है जी, द आरएसएस, मिस्टर मोदीज आइडियोलॉजिकल क्रेडल, हैज लॉन्ग कंसीडर्ड क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम एज फॉरेन टू इंडिया। कह रहा है फिर अगर आरएसएस की बात करें, संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और वो क्या है, जो कि मिस्टर मोदी का
वैचारिक या आइडियोलॉजिकल क्रेडल है, झूला है। क्रेडल क्या होता है? छोटे बच्चे का झूला, जिसमें बच्चा पालने में खेलता है ना। क्रेडल का मतलब होता है जहां से कोई चीज निकलती है, जहां पे कोई चीज खेली है। कह रहा है जो आरएसएस है, जहां पे मोदी साहब ने अपनी वैचारिक जो है सोच को जहां से उठाया है, कह रहा है वो भी बहुत लंबे वक्त से कंसीडर करता आया है क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को फॉरेन रिलीजन के तौर पे, नए रिलीजन या बाहरी रिलीजन के तौर पे भारत के अंदर। चलिए, आरएसएस की वो हैज कंसीडर्ड, क्रेडल वर्ड को देख लेना, किसी चीज का ओरिजिन, जहां पे वो चीज फलती है, फूलती है, पैदा होती है, खेलती है। छोटे बच्चे का क्रेडल उसका पालना, और वैसे किसी चीज का क्रेडल उसका सोर्स। कह रहे जी, हाउएवर इन रीसेंट ईयर्स इट हैज सॉट टू इंक्लूड दीज फेट्स आल्सो इन इट्स नोशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। कह रहे लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नई चीज हुई है। पिछले कुछ सालों में आरएसएस ने एक नया काम करने की कोशिश की है, हैज सॉट, कि ये इंक्लूड करे इन दोनों फेथ्स को भी, इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को भी, अपने नोशन में, ख्याल में, विचार में, जो है नेशनल आइडेंटिटी का, राष्ट्रीय पहचान का। तो आरएसएस भी पिछले कुछ टाइम से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को लेकर के इंक्लूसिव हो रहा है, अपने दायरे में ले रहा है। कह रहा है एंड मिस्टर मोदीज पार्टिसिपेशन इन क्रिसमस वर्शिप कुड बी सीन एज येट अनदर स्टेप टुवर्ड मॉडरेशन एंड टॉलरेंस। और कह रहा है इस प्रकार से मोदी साहब का शरीक होना, पार्टिसिपेट करना क्रिसमस की पूजा में देखा जा सकता है, कुड बी सीन, इस तरीके से कि येट अनदर ये एक और स्टेप है या कदम है मॉडरेशन की तरफ और टॉलरेंस की तरफ। मैं फ्लो में ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा, पीस कर रहा हूं छोटे छोटे हर वर्ड के। इट है आरएसएस, इट की वो है सॉट। आरएसएस ने कोशिश की है कि अपने आप को क्रिश्चियंस और मुस्लिम फ्रेंडली भी दिखाए, और इसके नोशन में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को भी ये इंक्लूड करने की कोशिश आजकल कर रहे हैं। इस प्रकार से मोदी साहब का चर्च में जाना भी आरएसएस के बिल्कुल साथ में खड़ा है, उनके बिल्कुल जैसा ही एक्ट है, क्योंकि इसको देखा जा सकता है कि आरएसएस की तरह ही एक और एग्जाम्पल है या कोशिश है कि मोदी साहब मॉडरेशन को और टॉलरेंस को दिखाएं। मॉडरेशन होता है चीजों में मॉडरेशन लाना। मॉडरेशन क्या होता है? बराबर, बीच का पन, ना बहुत ज्यादा लिबरल, ना बहुत ज्यादा राइट विंग, ना बहुत ज्यादा लेफ्ट विंग, है ना। टॉलरेंस होता है सहिष्णुता, जिसमें आप दूसरे के फेथ को, ख्यालों को भी टॉलरेट करते हो, सबको भारत में समान तरीके से देखते हो। चलिए बढ़े आगे। बीच में थोड़ा सा है ना इंटरेस्टिंग आर्टिकल, पढ़ने में डिफिकल्ट भी है, फटाफट देख लो, इसका रीडिंग ले लो, मीनिंग निकालो। चलिए आगे कह रहा है जी, स्पूरियस चार्जेस ऑफ कन्वर्जन विच एनी वे इज अ मैटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफ्टन रेज्ड टू जस्टिफाई दिस वायलेंस। कह रहे हैं जी, स्पूरियस यानी कि गलत, मिसलीडिंग जो चार्जेस हैं कन्वर्जन के, धर्मांतरण के। कन्वर्जन क्या होता है? धर्म बदलना। कह रहा है इस तरह के चार्जेस, अब देखो बीच में लगा हुआ डैश, ये डैश और ये डैश, इसके बीच में जो लिखा हुआ है ये छोड़ दो। ये क्या है? सब्जी के साथ आया हुआ धनिया, इसको छोड़ दो। कह रहा है जी बहुत सारे मिसलीडिंग या गलत चार्जेस, धोखेबाजी वाले चार्जेस जो है धर्म परिवर्तन के, उनको अक्सर रेज किया जाता है, उठाया जाता है, लगाया जाता है, ताकि जस्टिफाई किया जा सके, इस वायलेंस को सही ठहराया जा सके, क्रिश्चियन के खिलाफ हिंसा को। अब ये कन्वर्जन के कौन से चार्जेस है भाई? कन्वर्जन क्या है उसके बारे में बताया गया। कह रहा है ये कन्वर्जन जो है ना, जो कि एनीवे वैसे भी एक मैटर है, मामला है पर्सनल लिबर्टी का, आपकी व्यवहारिक जो है या पर्सनल इच्छा का। लिबर्टी क्या होती है? आपकी फ्रीडम। मैं क्रिश्चियन बनूं या हिंदू बनूं, मुस्लिम बनूं या कुछ भी ना बनूं, पर्सनल लिबर्टी सबके पास है ना। करेक्ट। कन्वर्जन तो वैसे भी एक ऐसा मामला है जो पर्सनल लिबर्टी की बात है, फ्रीडम की बात है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि प्रोटेक्टेड बाय भी है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्जन करवा भी रही है और कोई आदमी अपने होश आवाज में कर भी रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो मना नहीं करता ना, इसको करवा रही है तो कर रहा है। चले, चार्जेस की वर्ब है इज, चार्जेस की वर्ब है आर, विच की वर्ब है इज। एनी वे का मतलब होता है किसी भी तरीके से, स्पूरियस का मतलब होता है जो डाउटफुल हो, मिसलीडिंग हो। इस तरह के आर्टिकल्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं, अपना काम है जी इसको पढ़ना और आगे बढ़ना, है ना। कमेंट सेक्शन में झगड़ा मत किया करो आप, नहीं 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 सर ये तो करवाते हैं कन्वर्जन, क्या लेना है आपको, अपनी नौकरी लो, अपने जिस आए हो जिस ऑब्जेक्टिव से इस चैनल पे वो सीखो और पूरा करो। चलिए, जस्टिफाई करना, चीजों को सही ठहराना। कह रहे हैं जी इवन कमर्शियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्रिसमस हैव बीन डिसरप्टेड बाय मॉब्स
इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि यहां तक कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज भी हैं, दुकानों का, व्यापार का काम जो है, जो भी रिलेटेड है क्रिसमस से, उसको भी डिसरप्ट किया गया है पैसिव वॉइस में। कई जगह मॉब्स के द्वारा, भीड़ के द्वारा, कई पार्ट्स में भारत के, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। चलिए, कमर्शियल एक्टिविटीज की वर्ब है हैव बीन डिसरप्टेड। अगेन, डिसरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स आर लिंक्ड टू संघ परिवार एफिलिएटेड इंडिविजुअल्स। ज्यादातर ये घटनाएं जो मारपीट की हैं क्रिश्चियंस के साथ, इंसिडेंट्स जो हैं, ये जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हुए हैं आरएसएस या संघ परिवार से जुड़े हुए इंडिविजुअल्स के साथ और ग्रुप्स, या फिर उनसे जुड़े हुए किसी ग्रुप के साथ। इवन आफ्टर मिस्टर मोदीज क्रिसमस मैसेज, नो मीनिंगफुल पुलिस एक्शन हैज फॉलोड अगेंस्ट द मॉब्स दैट इंडल्ज्ड इन द वायलेंस। और कह रहे जी यहां तक कि इवन आफ्टर मोदी साहब का जो एक क्रिसमस का मैसेज था चर्च में जाके पूजा करने का, कह रहे इसके बाद भी कोई भी सार्थक या मीनिंगफुल पुलिस एक्शन जो है ना, उसने फॉलो नहीं किया है, वो आया नहीं है। और किसके खिलाफ? इन सभी मॉब्स के खिलाफ, भीड़ों के खिलाफ जो इंडल्ज इन की थी, जिन मॉब्स ने इंडल्ज किया था या इंगेज किया था वायलेंस में, हिंसा में। तो बातें खूब हो रही हैं, लेकिन क्रिश्चियंस पे हमले भी बराबर हो रहे हैं। मोदी साहब विजिट भी करके आए हैं चर्च की, लेकिन पुलिस जो है वो चर्च पे हमला करने वाले लोगों को अभी भी उन पे एक्शन नहीं ले रही है। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब मिलाते रहना, इजी था पढ़ने में ये वाला पैराग्राफ। पुलिस एक्शन की वर्ब है हैज फॉलोड। दैट आया मॉब्स के लिए, मॉब का मतलब होता है भीड़। दैट की वर्ब है इंडल्ज इन। इंडल्ज इन करना, किसी काम में शरीक होना, इंगेज करना, किसी घटना में पार्ट लेना, है ना, पार्टिसिपेट करना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट है ये। अब 10 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए अपना आर्टिकल। फटाफट रीडिंग लो इसकी। कह रहा है जी ऑन द कंट्रेरी इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हैव कंटिन्यूड। कह रहा है जी इसका बिल्कुल उल्टा, ऑन द कंट्रेरी। देखिए, कॉन्ट्रेरी या अदर हैंड, इन दोनों का मतलब होता है दूसरी तरफ। तो ऑन द कंट्रेरी, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ। कह रहा है जी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो डर का काम है, डराने का काम है और धमकी देने का काम है, वायलेंस का या हिंसा का, क्रिश्चियन से खिलाफ या मुस्लिम से खिलाफ, ये आज भी जारी है, हैज कंटिन्यूड। और किसके द्वारा? जिसमें शामिल है कई बीजेपी लीडर्स भी जो इस तरह के काम करते हैं। चलिए, थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन की वर्ब है हैव कंटिन्यूड, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, कंटिन्यू करना, किसी चीज का जारी रहना। कह रहे ऑल दिस पॉइंट्स टू द इनएडिक्वेसी ऑफ द सिंबॉलिज्म ऑफ मिस्टर मोदी चर्च विजिट। और कह रहे ये सारी घटनाएं जो हमने आपको बताई, ये सारी घटनाएं पॉइंट टू करती हैं, इशारा करती हैं कमजोरी पने की तरफ, इनएडिक्वेसी की तरफ या नाकाफी होने की तरफ, मोदी साहब के सिंबॉलिज्म का, इनके दिखावे का, जो इनकी चर्च विजिट से इन्होंने करके दिखाया। तो सिंबॉलिज्म इनका एक दिखावा था, कहने का मतलब यह है चर्च को जाकर के इन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया, सिर्फ वहां पे पूजा की, तो ये दिखावा कम पड़ गया, इसीलिए ये सारी घटनाएं इंटिमिडेशन और थ्रेट्स की हो रही हैं। इनएडिक्वेसी होती है कोई चीज जब एडिक्वेट ना हो, काफी ना हो, सफिशिएंट ना हो, कम पड़ जाए। कह रहा है जी इट वुड हैव बीन मीनिंगफुल हैड द ट्रबल मेकर्स एंड द लॉ एनफोर्सर्स हैड सेंट द मैसेज। कह रहा है जी ये चीज मीनिंगफुल बड़ी होती, इट वुड हैव बीन यानी होता, मीनिंगफुल यानी सार्थक, ये चीज बड़ी सार्थक होती। हैड यानी कि अगर, अब ये स्ट्रक्चर करवाएंगे आपको भी। कह रहा है जी अगर जो ट्रबल मेकर्स हैं, बदमाश लोग हैं, और जो लॉ एनफोर्सर्स हैं, उनको मैसेज भेजा जाता या उनके पास भी कोई संदेश पहुंचता। लॉ एनफोर्सर्स यानी पुलिस के पास संदेशा पहुंचता कि क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करो, और ट्रबल मेकर्स के पास संदेशा पहुंचता कि तुम्हारी कोई अब खैर नहीं। कह रहा अगर ये संदेश इन तक जाते तो ये बात और ज्यादा मीनिंगफुल होती चर्च में जाने वाली। चलिए, इट की वर्ब है वुड हैव बीन, ट्रबल मेकर्स और लॉ एनफोर्सर्स की वर्ब है हैड बीन सेंट। अब ये हैड पहले क्यों लिखा, सब्जेक्ट बाद में क्यों लिखा? तो थर्ड कंडीशनल लगाए ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, ये स्ट्रक्चर आपको करवाऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगी। पूरा कर दो ये पैराग्राफ, फिर इस सेंटेंस पे वापस आएंगे। आगे कह रहा है जी देयर इज नो साइन ऑफ दैट, कोई साइन हमारे सामने नहीं है इस चीज का, कोई हमारे पास इशारा नहीं है कि ये काम हुआ था। कह रहा है एंड दैट मीन्स द बीजेपी ईदर डज नॉट वांट टू और कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन शैलो सिंबॉलिज्म इन फेवर ऑफ प्लूरलिज्म इन इंडिया। और कह रहा है इस चीज का मतलब ये है, दैट मीन्स कि बीजेपी या तो इधर चाहती नहीं है, डज नॉट वांट टू, और या फिर
कर नहीं सकती, कैन नॉट डू एनीथिंग, या कोई भी चीज जो ज्यादा हो मोर देन इस शैलो यानी ऊपर ऊपर के सिंबोलिज्म से, दिखावे से। और ये करना या चाहना किसके लिए? ये सब इसको चाहना या करना था फेवर में, पक्ष में प्लूरलिज्म के या विविधता के जो भारत में है। तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी या तो चाहती नहीं है कि कुछ करके दिखाए, या फिर ये कर नहीं पा रही है चाहने के बावजूद। तो सारा सिंबोलिज्म, सारा दिखावा ऊपर ऊपर का शैलो है, ऐसा हमें देखने में लगता है। चलिए, साइन का वर्ब है इज, दैट की वर्ब है मींस, बीजेपी की वर्ब है डज नॉट वांट, बीजेपी की वर्ब है कैन नॉट डू। आर्टिकल कम था ही और चार्जशीट की तरह ज्यादा लगा है ना पढ़ने में। अब अपने फटाफट क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे क्विज के साथ में। एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, ये देख लो, ये स्ट्रक्चर जो आपको करवाई थी। देखो अभी तक अगर नहीं समझी आपने तो एक बार में समझ जाओगे, खुले दिमाग से समझना। अंग्रेजी में होता है एक थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर, और ये हिंदी में ऐसी बात करता है, अगर उस दिन मैं वहां होता तो मैं ये कर देता, अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं एग्जाम पास कर लेता, अगर तू मुझे फोन करता तो मैं तेरी मदद कर देता। मतलब एक काम जो पास्ट में होना था हुआ नहीं, और आप उसका इल्जाम लगाते हो किसी चीज के ऊपर, तब इस जो है थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल होता है। अगर के लिए इसमें इफ का इस्तेमाल होता है, पास्ट की वो घटना जो हुई नहीं उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट लगाते हो, और जो हो सकता था, जो हो सकता था उसको लिखते हो वुड हैव V3, कुड हैव V3, शुड हैव V3 से। जैसे अगर मैंने प्रिपेयर किया होता और अच्छे से, मैंने या शी ने, उस महिला ने और अच्छे से तैयारी किया होता तो उसने एग्जाम को पास कर लिया होता। इफ शी हैड प्रिपेयर्ड बेटर शी वुड हैव क्लियर द एग्जाम। इतना समझ लोगे तो स्ट्रक्चर दिमाग में आपके बैठ गई। अब समझना इसका एडवांस पोर्शन क्या है। देखो एडवांस पोर्शन ये है जी, अंग्रेज जो है ना आजकल ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना रहे। वो क्या करते हैं, इस इफ को यहां से निकाल देते हैं और इस हैड को ले आते हैं पहले, और फिर बोलते हैं ये है थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर। तो आपको ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर जहां भी मिले तो पकड़ लिया करो, हैड को उठा करके वर्ब के पहले ले आया करो, और इफ को शुरू में इमेजिनरी इफ को मान लिया करो, तो मीनिंग वैसा निकलेगा। जैसे यहां देखो, ये बड़ा मीनिंगफुल होता, इट वुड हैव बीन मीनिंगफुल। अच्छा कब होता, अब देखो यहां लगा दो इफ। अगर हैड को निकाल दो, अगर ट्रबल मेकर्स और लॉ एनफोर्सर्स को हैड बीन सेंट, भेजा जाता एक सही तरह का संदेश। समझ पा रहे हो? तो ये हैड यहां लगा हुआ था, इसको उठा के मैं यहां ले आया, इफ को लगा रखा था वहां से निकाल दिया, और इसकी ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर थर्ड कंडीशनल की मैंने बना दी। अब इसको प्रैक्टिस करना है आपको, जो सीखा है आपने। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इफ दे हैड इन्वेस्टेड ऑन टाइम रिटर्न्स वुड हैव बीन हायर। अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया होता वक्त रहते तो रिटर्न्स काफी ज्यादा होती, हायर होती। आराम से इस सेंटेंस को ब्रेक करो, इफ को निकालना है और ऑल्टरनेटिव फॉर्म को बनाना है। कमेंट सेक्शन खुला है, सब लोग ट्राई देंगे, गलत होगा सही होगा, मैं और मेरी टीम आपको जरूर फीडबैक देते हैं। चलिए रैप अप करें क्लास को। जिनके आंसर सही होते हैं ना मैं हार्ट दे देता हूं, जिनके गलत होते हैं तो आपको कमेंट्स में कभी कभी सही आंसर लिखा हुआ भी मिलेगा। अब दो क्वेश्चन हैं वोकैब के, आरसी की तरह ले लो इनको। वोकैब क्या, आरसी के क्वेश्चन हैं, एग्जाम की तरह लो इनको। एक बार वीडियो को पॉज करके दोनों को ट्राई दो, मीनिंग निकालो, फिर अपने मिल के सॉल्व करते हैं। कह रहा है जी ऑथर का प्राइमरी आर्गुमेंट ये है कि मिस्टर मोदी की जो चर्च विजिट है वो इस टाइप की है। तो चारों में से किस टाइप की है? ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है एक सच के आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को, वैचारिक बदलाव को मोदी में। ये इफेक्टिवली असरदार तौर पे रिड्यूस करती है वायलेंस को माइनॉरिटीज के खिलाफ। ये मजबूत बनाती है भारत के संवैधानिक वादे को जो है प्लूरलिज्म का या फिर सेक्युलरिज्म का, या फिर ये बनी हुई है दिखावे वाली सिंबॉलिक, बिना किसी साथ में आए एकॉम्पनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के या प्रशासनिक जो है कदम के। तो ऑथर के हिसाब से तो ये दिखावे वाला ही कदम था ना, क्योंकि क्रिश्चियंस पे हमले हुए हैं, तो डी आंसर बनेगा फर्स्ट में। चलो सेकंड, खुद से ट्राई दो भाई, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पढ़ो। ऑथर ने मेंशन किया स्पूरियस चार्जेस का या फिर नकली चार्जेस का, धर्मांतरण के, कन्वर्जन के। तो ये मेंशन करने के पीछे ऑथर का क्या इंप्लीकेशन है? क्यों ऑथर बोलता है कि ये स्पूरियस चार्जेस हैं? क्या एजेंडा है इसका? इसका एजेंडा ये है बताने का कि ये चार्जेस लगे हैं स्ट्रेटेजिकली, यानी जानबूझ करके, स्ट्रेटेजी के साथ, ताकि वायलेंस को, हिंसा को सही ठहराया जा सके। पहले किसी आदमी पे झूठा चार्ज लगा दो, फिर उसको कूट दो, फिर कूट के बोल दो देख तेरे तो मार पड़नी चाहिए थी।
तो ये स्ट्रेटेजी के तौर पे झूठा चार्ज आप लगाते हो अगर आप स्पूरियस चार्जेस को क्रिश्चियंस पे लगा रहे हो। तो ये ऑथर का एजेंडा है बताने का, सेकंड का आंसर है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से खुद से कर लोगे। 3 दे रहा हूं वोकैब के। क्रेडल का मीनिंग पूछा है आपसे, सिनोनिम। शैलो का एंटोनिम पूछा है यानी उल्टा। और पब्लिक प्रॉपर्टी को डंडा लेके तोड़ने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, 2 कॉमन एरर्स भी मिलेंगी। यही कॉन्सेप्ट जो करवाए थे इसी को अप्लाई करना। एक्टिव पैसिव जरूर देखते रहना, सेंटेंस में लकीर के फकीर मत बनना। हैड लग गया सर तो सब चंगा सी नहीं। एक्टिव पैसिव भी देखना, हैड लगा है तो दूसरी बार तो नहीं लग गया, लगा है तो कैसे लगा, एक्टिव में या पैसिव में। चलो एक और एरर इसमें आपको मिल सकती है, 3 मिलेंगी। चलो लिख देता हूं मैं, यहाँ 3 एरर्स हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं, वीडियो के नीचे जाके चेक कर लेना। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक दिया करो। कल आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन खुश रहे, मुस्कुराते रहे। साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।